हम कोई एक हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है, मान लीजिए एक ग्लास की रॉड है और या फिर हमारे पास एक एबोनाइट रॉड है। एबोनाइट क्या होता है, जो स्केल होता है ना, जो स्केल होता है, जो रूलर होता है, तो वो स्केल जो है वो आपको दिखाई देता होगा कि वो जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है। वो प्लास्टिक का नहीं है, वो एबोनाइट एक मटेरियल होता है, मतलब प्लास्टिक की ही एक कैटेगरी है, उसका बनता है, वो एबोनाइट का बनता है। और उसमें क्या होता है कि आपने कभी भी ये काम शायद करके देखा होगा कि अगर स्केल है तो स्केल को किसी सिल्क के कपड़े पर, एबोनाइट की रॉड है, एबोनाइट की कोई स्टिक है, उसको किसी सिल्क के कपड़े पर रगड़ कर देखिए, घिस कर देखिए। घिसने के बाद में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आइए और उसको कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर आओ तो वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को अगर आपने वुलन क्लॉथ के साथ में रब करा तो वुलन क्लॉथ के साथ में रब करने पर उस पर भी एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को, या हमारे सर के जो बाल हैं, हमारे सर के बाल बहुत पतले पतले होते हैं, तो उनके पास लेकर आएंगे तो उनको भी अपनी तरफ से खींचने लगता है। तो ये जो खींचने की प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है किसी भी चीज़ पर। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या ये हमेशा के लिए रहती है? हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी अगर डेवलप हो गई किसी ग्लास रॉड पर या किसी एबोनाइट रॉड पर, तो उससे तो फिर बल्ब भी चल जाना चाहिए, फैन चल जाना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि हाँ चल तो जाना चाहिए, लेकिन वो इतनी इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, थोड़ी कम इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। और ये आपने सर्दियों में भी कई बार नोटिस करा होगा कि जो वुलन क्लॉथ होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं, स्वेटर है जैसे, तो स्वेटर को जब आप उतारते हैं तो आपने कई बार नोटिस करा होगा कुछ हल्की हल्की सी चिंगारी सी निकलती है कहीं कहीं किसी किसी जगह पर, नोटिस करा है नहीं? कभी कभी करंट भी लग जाता है, एकदम झटका सा, एक चिट से एकदम आवाज़ आती है, करंट सा लग जाता है। तो वो क्या होता है, वो एक स्टेटिक चार्ज होता है, उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा 9th क्लास में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी एटम होता है तो एटम इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बीच में तो न्यूक्लियस होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भरे होते हैं और न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब कहानी ये है कि प्रोटॉन्स को फ्रीली ऑब्टेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन जो है वो कहाँ बंद है? न्यूक्लियस के अंदर। किसी भी चीज़ को फोड़ने को या तोड़ने को हम बोलते हैं फिजन, FISSION, फिजन बोलते हैं तोड़ने को। और किसी भी चीज़ को जोड़ने को हम बोलते हैं फ्यूज़न, कि ये फ्यूज़ होकर एक सिंगल चीज़ बन गई, फ्यूज़न, FUSION, फ्यूज़न। तो दो तरीके के जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो जो फिजन होता है, फिजन एटॉमिक बॉम्ब, जो एटम बॉम्ब होता है, एटम बॉम्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट बनाता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, आपने सुना होगा कि कहीं पर अगर एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सब मर गए, ठीक है। जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सब टूट गई, फूट गई, सब बर्बाद हो गई। तो ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकल रही है तो जा जाकर सभी लोगों को ढूंढ रही है और सबको ढूंढ ढूंढ कर मार रही है, ऐसा नहीं है। जैसे किसी ने बुलेट की फायरिंग कर दी तो बुलेट क्या करती है, बुलेट आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करती हुई चली जाती है ना, तो इंसान मर जाता है, ठीक, ये होता है। तो जो एटॉमिक बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब में ऐसा नहीं होता है। एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, जिस भी मटेरियल का वो बना है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को फोड़ दिया जाता है, एक्सप्लोड कर दिया जाता है। न्यूक्लियस को जब फोड़ देते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि जब प्रोटॉन्स फैलते हैं ना, पूरे एक एरिया में फैलते हैं, तो वो उस एरिया में हीट जनरेट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। और वो जो हीट जनरेट होती है वो हो जाती है कितनी, 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। तो जब इतनी हीट जनरेट हो जाती है, इंसान तो पिघल जाता है, हड्डी वड्डी कुछ नहीं मिलती, सब पिघल गया। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 38.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वो 80 डिग्री सेल्सियस मतलब जस्ट डबल हो गया, बिल्डिंग्स बह जाएंगी, ठीक है। जो आयरन के बड़े बड़े पोल्स हैं ना, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे मेल्ट होकर, ठीक, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में होता है। तो इसलिए हम बात करेंगे फ्री चार्जेस की। तो फ्री चार्जेस, प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, फ्री चार्जेस के नाम पर प्रोटॉन्स को ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल, अगर प्रोटॉन्स को ऑब्टेन करेंगे
तो जो ऑब्टेन करेगा वही निपट जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। आसपास के पूरे सिटी में जितने भी लोग हैं वो सब निपट जाएंगे। आपने सुना होगा इंडिया का चाइना से झगड़ा हो गया, इंडिया चाइना को डांट रहा है, चाइना इंडिया को डांट रहा है, ठीक है। मैं अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर दूंगा, वो बोल रहा है मैं अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर दूंगा। करेगा कोई नहीं, करेगा कोई नहीं। पता है कि बाउंड्री मिली हुई है हमारी, हम डालेंगे तो हम भी मर जाएंगे, वो डालेंगे वो भी मर जाएंगे। तो इसलिए बस एक दूसरे को धमकाने का बस एक वेपन है हमारे पास, और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम प्रोटॉन्स की बात कभी करेंगे नहीं, क्योंकि प्रोटॉन्स डिस्ट्रक्शन लेकर आएंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन्स की हम बात नहीं करेंगे। तो अवेलेबल फ्रीली मूविंग चार्जेस कौन से अवेलेबल है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो चीज़ बनती है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमने एक ग्लास रॉड ली और हमने ऊनी कोई स्वेटर पहन रखा, उस पर ऐसे उसको घिस दिया, तो उसके ऊपर एक स्टैटिक चार्ज मतलब थोड़ी देर के लिए रहेगा, है ना, स्टेशनरी स्टैटिक चार्ज थोड़ी देर के लिए रहेगा। तो वो थोड़ी देर के लिए वो चार्ज उस पर रहा, हम कागज़ के टुकड़ों को लेकर आए, तो उसने कागज़ के 5-6 जो छोटे छोटे पीसेस थे उसको अट्रैक्ट कर दिया। अट्रैक्ट करने के बाद हमने हाथ से उसको ऐसे करके छुड़ा दिया। फिर मैंने नहीं दोबारा करूँगा, दोबारा लेकर गया, अब वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। यार ये क्या हुआ? फिर से घिसा उसको, ठीक है, फिर लेकर गए, अब फिर अट्रैक्ट कर रहा है, फिर छुड़ाया, फिर दोबारा लगाया, अब नहीं कर रहा है अट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या है? जितनी बार मैं उसको रब कर रहा हूँ उतनी बार उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। वो प्रॉपर्टी छोटे छोटे पीसेस को, लाइट फेदर को, जो फेदर होते हैं, पंख होते हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर लेगी, बालों को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज, ठीक है। चार्ज जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे। अब जब भी हम बात करते हैं तो इतनी कहानी तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगी वो किसकी वजह से होगी? चार्जेस की वजह से। वो चार्जेस कौन से लेंगे हम? मेजरली नेगेटिव चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, उसकी बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप कह रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो गिरता है ऊपर से, फ्रीली फॉल करता है, तो उसका मास निकालते हैं। तो मास की यूनिट किलोग्राम, किसी चीज़ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसकी यूनिट मीटर। तो ये जो चार्ज है इसकी भी तो कुछ यूनिट होती होगी। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, COULOMB, कूलम, ठीक है। अच्छा, अब इसको स्टडी कैसे करते हैं? तो पहले 2-4 पॉइंट्स आप बेसिक नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, जो छोटे बच्चे खेल के आते हैं उनसे भी करंट लगता है? उनसे भी लगता है, उनसे भी लगता है। हम बाइक चलाकर आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से हमने बाइक चलाकर आए, तो क्या है कि हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं। अब गैसेज जो है वो क्या क्या है? गैसेज हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। गाजियाबाद में रहते हैं, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड भी भरी पड़ी है, ठीक है, जिससे खांसी आती है हमको बहुत ज़्यादा। तो कभी किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए, आपकी तबीयत खराब हो, आपकी यहाँ पर तबीयत खराब हो, खांसी हो रही है, बार बार नाक बह रही है, वहाँ चले गए, वहाँ जाके यार तो मुझे सांस आ रही है कुछ, या तो मुझे ठीक सा लग रहा है, यार खांसी नहीं आई मुझे सुबह से लेकर अब तक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और कुछ उल्टी सीधी तो गैसेज मिल नहीं रही। तो खैर, ये जितनी भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी तो एटम, ऑक्सीजन भी तो एक एटम होता है, ऑक्सीजन के भी तो एटम्स होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम जब बाइक पर चलते जा रहे हैं, दर 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 चलते जा रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी पर इधर उधर सब जगह उनकी वो गैसेज टच हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स टच हो रहे हैं। अब हम पहुँचे, शायद में हमारा एक दोस्त आया, वो भी बाइक पर आया, क्या चल रहा है, एकदम हाथ मिलाते हैं, छोड़, एकदम झटका लगा, होता है, कई बार होता है, ठीक है। तो वो जो झटका लगता है एकदम से कि भाई क्या करंट कैसे लग रहा है तेरे को छूने से, तो वो ये है कि हमारे आसपास जो गैसेस हैं वो लगातार हमको टच कर रही हैं, तो तब भी हमको करंट ऐसे लग जाता है, ठीक है। और वो क्या है कि आपने एक बार उसको टच करा, करंट लग गया, दोबारा टच करने पर नहीं लगेगा, क्योंकि दैट वाज स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर खत्म हो गया, फिर वो खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नोट करिएगा, यहाँ पे लिखिए कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी,
order to understand electricity, we should have a basic idea of electric charge. We should have a basic idea of electric charge. If a glass rod is rubbed with silk cloth, next point लिखेंगे. If a glass rod is rubbed with silk cloth, इसके लिए सब कुछ नया नया है. If a glass rod is rubbed with silk cloth and an ebonite rod rubbed with a woolen cloth, rubbed with woolen cloth, acquire the ability to attract small pieces of paper. Acquire the ability to attract small pieces of paper, ability to attract small pieces of paper, and are said to have electric charge. And are said to have electric charge. There are two types of electric charges. There are two types of electric charges. Positive and negative charges. Positive and negative charges. तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखे, अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. Opposite charges or unlike charges attract each other. Full stop. For example, a positive charge attracts a negative charge. For example, a positive charge attracts a negative charge. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, अपोजिट चार्जेस जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब बात करेंगे लाइक चार्जेस की. सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस
or like charges repel each other. repel मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को दूर की तरफ पुश करते हैं. repel each other. For example, a positive charge repels another positive charge. Repels another positive charge. And a negative charge repels another negative charge. ठीक है, तो जो सिमिलर चार्जेस हैं या फिर लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब. COULOMB कूलम्ब. ब्रैकेट में लिख रहा हूँ C, शॉर्ट में C बोल देते हैं इसको. जैसे पावर की यूनिट होती है ना वॉट, और उसको शॉर्ट में W बोल देते हैं. ठीक है, वर्क की यूनिट होती है जूल, उसको शॉर्ट में J बोल देते हैं. ऐसे कूलम्ब को शॉर्ट में C बोल देते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन possesses possesses मतलब contains a negative charge of 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि जो अब हम बात कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन ही जो है, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. ठीक है, ये होता है. अब एक क्वेश्चन नोट करिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. कैलकुलेट the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. हमें ये कैलकुलेट करना है कि जैसे मान लीजिए कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्ब में ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है, एक इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद रखनी है आपको, उसका आंकड़ा नहीं. ठीक है, ये कभी भी आपको क्वेश्चन वगैरह में कहीं पर भी दे नहीं रखी हुई है. ठीक, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. अब सुनिएगा, जैसे हमसे ये बोल दिया जाता है कि 5, ये अलग से बता रहा हूँ आपको, कुछ पुरानी बचपन की चीज़ें रिकॉल कर रहा हूँ. 5 टॉफीज़ हैं, 5 टॉफीज़ अगर 10 रुपीज़ की हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि 15 टॉफी कितने की आती हैं, 15 टॉफी ये कितने की आएंगी, ये बताइएगा. तो कितने की आएंगी मतलब कितने रुपीज़. ठीक है, तो कितने रुपीज़ की आएंगी, तो हम रुपी को राइट हैंड साइड में रखेंगे.
ठीक है। तो 5 टॉफी 10 रुपए की, तो एक टॉफी कितने की, एक टॉफी कितनी, ये जो 5 है ये 10 के नीचे चला जाएगा, 10/5, 5 2 10, ठीक है। तो इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं कि आपने यूनिट के लिए निकाल लिया, यूनिट मतलब एक यूनिट टॉफी, एक टॉफी कितने की आई, तो आपने बता दिया 2 रुपए की आ गई, ये आपने बता दिया। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि अब वो पूछ रहे हैं कि 15 टॉफी कितने की आई, तो जितने की एक है उसमें 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 15, तो आपके पास आ गया ₹30। एक तरीका तो ये हो गया कि उन्होंने बोला 5 टॉफी 10 रुपए की आती है, ये एक रिलेशन दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि 15 टॉफी कितने की आएंगी, एक चीज़ तो ये, या फिर वो उल्टा पूछे, वो कहेंगे कि ₹50 हाउ मच टॉफी, मैं ये लिख रहा हूँ सीधा सीधा, हाउ मच टॉफीज, ₹50 में कितनी टॉफीज आएंगी ये बताना है, उल्टा पूछ रहे हैं। अब पूछ रहे कितनी टॉफी, पहले पूछ रहे थे कितने रुपए, कि 15 टॉफी कितने रुपए की है, तो जो भी चीज़ पूछी जाती है ना कि कितने का है ना, उसी चीज़ को राइट हैंड साइड में रखा जाता है। यहाँ पर पूछे जा रहे हैं ₹50 में हाउ मच टॉफीज, तो इस बार आपको इस ये जो रिलेशन है इसको पलट कर लिख देना है, टॉफीज को राइट हैंड साइड पर लिखना है। तो जो चीज़ हमको निकालनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, ठीक है। वैसे पूछ रहे हैं कि 50 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, तो टॉफीज को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, यानी कि ₹10, 5 टॉफीज, तो ₹1 में कितनी टॉफी, 5/10 टॉफीज, ठीक है। और ₹50 में कितनी टॉफीज, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिटरी मेथड, यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए 1 रुपए में कितनी आएंगी, तो उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं, फिर जितना पूछा जाए उसको 1 वाले में टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5/10 × 50 कर दिया, 10 5 = 50, तो भाई 5 5 = 25 टॉफीज आ गई। ये चीज़ आपको, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको इस वजह से बताई गई है कि आपसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, क्या पूछ रहे हैं। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज। तो मेरे को चार्ज को राइट हैंड साइड पर रखना है, अगर मुझे चार्ज निकालना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड पर रखना होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को राइट हैंड साइड पर रखना होगा। मेरी बात समझ गए। यहाँ पर पूछा जा रहा था कि 15 टॉफी कितने रुपए की, तो मैंने रुपीज़ को राइट हैंड साइड में रखा। यहाँ पूछा 50 रुपए में कितनी टॉफी, तो मैंने टॉफी को राइट हैंड साइड पर रखा। तो जो चीज़ पूछी जाएगी उसे राइट हैंड साइड पर रखना होगा। तो मैं ही जानता हूँ, यहाँ लिखिएगा, वी नो दैट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम is the charge of one electron। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड पर रख दिया। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1 कूलम के लिए ये पूरा टर्म 1 के नीचे चला जाएगा इसके, ठीक है। तो 1 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो यही पूछ रहे थे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने होंगे। इसको जरा सिंप्लीफाई भी करते हैं। गौरी यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 1.6 का पॉइंट लिया तो ऊपर 10 आ गया, 10⁻⁻19 ऊपर जाकर हो गया 10⁻+19 अपॉन 16, 19 है। तो इसमें से एक पावर निकाल लो, तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻18। ये समझ में आ गया कि नहीं? और डिनोमिनेटर में 16 है। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, क्योंकि क्या है कि इधर 10 है, तो 10 का मतलब क्या, 10⁻1 और 10⁻19, तो 1 + 19 कितना हो जाएगा, 20, 10⁻20 हो जाएगा। मैंने क्या करा, 100 इधर रख दिया, 100 का मतलब 10⁻2 और 10⁻18 इधर रख दिया। क्यों रखा, 16 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ उसको, ठीक है।
मैं ही जानता हूँ 16 1 16 16 6 96 100 माइनस 96 इज 4 डेसिमल लगाएंगे डेसिमल के बाद 0 40 ठीक है 16 2 32 40 माइनस 32 इज 8 8 के आगे फिर 0 लगाएंगे 80 16 5 80 6.25 into 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन्स समझ रहे हो। तो एक कूलम कितना बड़ा चार्ज होता है, एक कूलम को चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में होगा 6.25 into 10 की पावर 18 10 की पावर 18 सोचो कितनी बड़ी टर्म है ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब जाकर एक कूलम बनेगा चार्ज का ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जो है इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ठीक है। ये बेसिक चीज़ है बचपन में कर चुका है। कंडक्टर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए कंडक्टर है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो इंसुलेटर है ठीक है। कॉपर का वायर कंडक्टर है, प्लास्टिक की रॉड इंसुलेटर है ठीक है। तो कंडक्टर फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें आप लिखेंगे दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। Those substances through which electricity can flow are called conductors. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट, बल्कि एक एग्जांपल लिखें पहले। एग्जांपल ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आयरन भी होता है कंडक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयरन के वायर को जनरली यूज नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता आयरन के वायर को? क्योंकि आयरन की एक सबसे गंदी प्रॉपर्टी होती है रस्टिंग हो जाती है आयरन के ऊपर ठीक है। रस्टिंग हो जाती है तो रस्टिंग की वजह से वो जो अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे खोने लगता है, ज़्यादा करंट कंज्यूम करने लगता है। तो आयरन के वायर जो है घरों में भी यूज नहीं होते। कॉपर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, कॉपर पर रस्टिंग नहीं होती ठीक है, इसलिए तो कॉपर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करा जाता है। सबसे बढ़िया तो खैर सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर महंगा बहुत पड़ता है इसलिए सिल्वर को यूज़ नहीं करा जाता। सिल्वर के वायर्स वगैरह अगर घरों में लगाने लगे तो घर बनाने का बजट ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे those substances through which electricity cannot flow are called insulators. Are called insulators. For example, plastic, paper, wood, etc. तो गोल्ड इंसुलेटर है क्या? गोल्ड
गोल्ड से बढ़िया कंडक्टर कोई हो ही नहीं सकता, गोल्ड सबसे बढ़िया कंडक्टर है। लेकिन अगेन गोल्ड जो है महंगा होता है। गोल्ड के वायर कौन बनाएगा? जब जाता है ना वो, हम कभी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कुछ बोन्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ चोट लग जाती है, तो एमआरआई कराने जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं भैया गोल्ड की चेन तो नहीं पहन रखी आपने, ठीक है। पता चला एमआरआई कराने गया बंदा झटके खा रहा है वहाँ पर करंट के, ठीक है, तो निकालनी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर कभी कभी घरों में इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, वो कौन से ज़्यादा मतलब शॉक प्रोड्यूस करते हैं वैसे? घरों में जो हम यूज़ करते हैं ना, घरों में सब जगह कॉपर के वायर यूज़ होते हैं। उसका रीज़न ये है कि कॉपर जो है थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा है। जब भी कभी घर अगर कोई बनवाता है, फ्लैट्स की तो बात अलग है, फ्लैट तो हमने खरीद लिया, फ्लैट हमने बनवाया नहीं है, लेकिन जब इंसान घर बनवाता है और जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है तो वो कॉपर के जो वायर होते हैं उसके डब्बे अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है कि हाँ भाई आज वायर लगना है, आज वायरिंग होनी है, हाँ वायरिंग होनी है, ठीक है करो मेरे सामने, काट कर देखो कितने वायर लगा रहे हो, कितने कर रहे हो। तो उसमें क्या है कि कॉपर के वायर महंगा बहुत होता है। तो अब उसमें जो झटका लगता है वो झटका किस वजह से लगता है कि कहीं से अगर इंसुलेशन प्रॉपर नहीं हो रखा है, मतलब जैसे कॉपर का वायर है तो ऐसा थोड़ी है कि सीधा सीधा वायर के नाम पर सिर्फ कॉपर ही लगा दिया। अब आप ये देखिए इसमें भी कॉपर का ही वायर है, तो इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हो रखी है, ठीक है। तो वो अगर कहीं से भी प्लास्टिक की जो कोटिंग है वो कहीं से लूज हो गई या कहीं से उसमें क्रैक आ गया और गलती से वहाँ पर कहीं पर किसी का हाथ लग गया या कहीं कुछ पानी पड़ा हुआ है, कहीं किसी तरीके से कोई पाइप भी जा रहा है पानी का साथ में, उसकी वजह से वो टच कर गया उसको, पानी दीवार के अंदर ही अंडरग्राउंड फिटिंग होती है पाइप्स की भी और वायर्स की भी। तो अगर कहीं पाइप और इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो आपस में पानी वानी कहीं लीक हो गया तो वो जो लीक्ड वाटर है, वो लीक्ड वाटर अगर सीपेज के थ्रू दीवार पर आ गया तो दीवार पर हाथ लगाएंगे तो भी झटका लगेगा, ये होता है। तो क्या है कि वायरिंग जो है और जो पाइपिंग है वो अलग अलग करी जाती है, सेम दीवार में नहीं करी जाती। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है जो एक अच्छा आर्किटेक्ट है। उससे प्रिवेंट करने का बस यही तरीका है कि इंसुलेशन एक तो प्रॉपर हो वायर्स का, और दूसरा जो है आयरन के पाइप्स कभी भी यूज़ ना करे जाएं फिटिंग्स के लिए। तो फिटिंग्स में आप देखते होंगे आजकल टीवी में भी ऐड आते हैं पीवीसी पाइप्स, ठीक है ना। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, प्लास्टिक का पाइप है, उससे लीकेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो वो इंसुलेटेड है, वो इंसुलेटेड है तो एक कोटिंग इंसुलेशन की उसके ऊपर है पाइप के ऊपर और एक कोटिंग इंसुलेशन की वायर के ऊपर है जो वायरिंग जा रही है। हम ये कहते हैं ना हमने यहाँ से स्विच ऑन करा तो वायर कहाँ जा रहा है, यहाँ से ट्यूबलाइट कैसे ऑन हो रही है, दीवार के अंदर से जा रहा है वायर, ठीक है। और यहीं से सोचो यहीं पर कोई वाटर का टैप लगा होता तो उसका पाइप भी अगर जा रहा होता तो वहाँ से लीकेज के चांसेस थे। तो आप ये देखिए कि पहले होता था जब लोहे के पाइप्स लोग यूज़ करते थे तो वो गल भी जाते थे, ख़राब भी हो जाते थे, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि कहीं पर बिल्डिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई जॉइंट ही लीक हो गया हो तो बात अलग है, किसी प्लम्बर ने लापरवाही करी हो तो बात अलग है, नहीं तो वो कभी ख़राब नहीं होते, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन के लिए बाकी इतना करा जाता है कि घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाए जाते हैं और MCBs आपने सुना होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं उसको। वो है नहीं हमारे सिलेबस में, नहीं तो करा देता हूँ, फुर्सत मिलेगी कराऊंगा किसी को, ठीक है। खैर चलिए, तो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, वुड एटसेट्रा। रबर, वुड एटसेट्रा। आपने कभी नोटिस करा हो कि कभी कोई बड़ा लाइन में, इलेक्ट्रिक लाइन में कभी बड़ा सा फॉल्ट अगर आ जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन अगर रिपेयर कर रहा है, घरों में जो इलेक्ट्रीशियन आ रहे हैं वो कुछ नहीं, उसमें तो अगर मान लो उनको करंट लगेगा भी तो हल्का सा झटका लगेगा। अगर कभी किसी ट्रांसफार्मर पर कोई फॉल्ट आ गया या कोई इलेक्ट्रिकल केबल जा रही है लंबी, उसमें फॉल्ट आ गया तो आपने नोटिस करा होगा जो इलेक्ट्रीशियन है वो सीढ़ी से चढ़ता है उसके ऊपर, ठीक है। वो सीढ़ी से जब चढ़ता है तो उसके कभी जूते देख लेना, रबर के जूते होते हैं, वो भी बड़े मतलब ऊंचे ऊंचे जूते होते हैं, पूरे ऊपर तक जूते होते हैं उनके, ब्लैक कलर के, ठीक है। तो वो इस वजह से होते हैं कि कहीं से भी कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। तो वो रबर क्या करता है, वो बहुत अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे नोट करिए, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द प्रेजेंस ऑफ
in a substance, the presence of free electrons in a substance makes it a conductor of electricity. Makes it a conductor of electricity. तो जिसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलेंगे कि भाई वही एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं किसी के अंदर नहीं है तो फिर वो इंसुलेटर है। उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा जा सकता है। फर्स्ट लिखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में लिखें इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी the electric charges remain at rest or stationary. In static electricity, the electric charges remain at rest the electric charges remain at rest or stationary they do not move. The charge acquired by a glass rod acquired by a glass rod with a silk cloth and charge acquired by an ebonite rod when rubbed with a wooden cloth are examples of static electricity are examples of स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ। सेकंड आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें लिखिएगा इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन।
electricity, the electric charges are in motion and produce an electric current. And produce an electric current. The electricity which we use in our homes is the current electricity. Which we use in our homes is the current electricity. ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल शुरुआत में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है कि हमने किसी भी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब कर दिया और फिर कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर आया, उसने कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर दिया। हमने किसी भी एमोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ में रब कर दिया और उसने भी कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। तो ये तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी इस चैप्टर में टोटल जितना भी हम पढ़ेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें लगातार जो चार्जेस हैं वो मोशन पे रहते हैं, जैसे हमने कहा कि कोई ये कॉपर का वायर है, उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी के किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो उसमें मोशन में लगातार जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार मोशन में ही रहेंगे, लगातार मूव करते रहेंगे। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी ही हमको इस चैप्टर में टोटल पढ़ना है आगे। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल the electric potential or potential potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point.
ये डायग्राम बना लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिएगा ऐसा होता है कि हम जब भी कभी ना किसी एक बड़ा कोई सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई सोसाइटी है, एक कोई लोकेलिटी है, या एक कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी के बाहर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा रहता है। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिसिटी है उस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी घरों में, ठीक है। बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा रहता है। वो जो बड़ा सा ट्रांसफार्मर है, उस बड़े से ट्रांसफार्मर को कभी भी आप ऐसे ओपन खुले में रखे हुए नहीं देखोगे। खुले में है तो सही, खुले में है, लेकिन उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके चारों तरफ ना एक जाल लगा रहता है, ठीक है। और एक बड़ा सा सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बना रहता है। सीमेंटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी दो बड़े बड़े लकड़ी के ब्लॉक्स रखे रहते हैं। उस लकड़ी के ब्लॉक्स पर स्क्रूज से उसको टाइट करा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा भी उस पर क्या है कि उस पर एक रेड कलर का एक बोर्ड लगाया जाता है, उस पर लिखा रहता है कॉशन, नीचे डेंजर लिखा रहता है, लिखा रहता है 440 वोल्ट, और वो एक स्केलेटन बना रहता है, खतरा है ऐसे करते, ठीक है। तो वो जो है वो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो जो एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है ना, वो अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर देता है, एक एरिया बना देता है। वो एरिया कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई ये गेम खेला हो कि हमारे पास एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा रखा हुआ है, तो मैग्नेट का टुकड़ा हमने कागज़ पर कहीं पर या टेबल पर कहीं बीचों बीच रख रखा है। उसके आसपास हम कुछ छोटी छोटी पिन्स या छोटी छोटी सेफ्टी पिन्स, वो हमने उसके आसपास थोड़ा सा फैला दिया उनको, ठीक है। और अब हम कह रहे हैं कि जरा सा इस मैग्नेट को तो यही रहने देते हैं, हल्का हल्का सा इनको पिन्स को इसकी तरफ करते हैं। जैसे ही करते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े झटके से वो सारी पिन्स उसमें चिपक जाती हैं, ठीक है। तो वो बच्चों के लिए गेम हो जाता है, बड़ा फन हो जाता है कि मैंने मैग्नेट को इधर उधर घुमा दिया और सारा का सारा चिपक गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप मैग्नेट बीच में रखी हुई है और पिन यहाँ पर रखी हुई है, अभी पिन उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, आप थोड़ा सा नज़दीक लेकर आए, अब वो एकदम से उस पर आकर चिपक गई। तो आप उसको लेकर कहाँ पर आए हो पिन को, आप उस पिन को उस मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। आप जैसे ही उस मटेरियल को, आयरन का, स्टील का मटेरियल हो, उस मटेरियल को जैसे ही आप उस मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में, उसको अट्रैक्ट कर लेती है, वो चिपक जाता है जाकर। सेम कहानी इलेक्ट्रिसिटी में होती है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, उस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के आसपास अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल चला गया, कंडक्टर चला गया, हम ह्यूमन बीइंग्स, हम भी कंडक्टर्स हैं, अगर हम कंडक्टर ना होते ना तो हमको करंट का झटका महसूस नहीं होता, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम भी चले जाएंगे उसके पास तो हमें भी वो खींच लेगा अपनी तरफ, हम चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एरिया को, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, ऐसा जो एक एरिया होता है, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को महसूस करा जा सके, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। तो अब आप ये सोचिएगा, इन्फिनिटी पर यानी कि बहुत दूर कहीं पर एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज को हम लेकर आते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर सोचिए कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा मैंने एरिया बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को महसूस करा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम दूर से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है चार्ज के लिए। जैसे अभी हम मैथ्स में कर रहे थे ना, फादर की एज, सन की एज, तो फादर की एज को हम एक्स मान लेते हैं, सन की एज को वाई मान लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को एक्स और डिनोमिनेटर को वाई मान लेते हैं। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम चार्ज होता है ना, चार्ज को हम क्यू मानते हैं, ठीक है। क्यू, चार्ज की यूनिट तो सी होती है, सी फॉर कूलम, लेकिन चार्ज को जब भी हम कुछ मानेंगे, मान लीजिए दो चार्जेस हैं, एक 1 कूलम का, एक 3 कूलम का, तो 1 वाले को Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 3 कूलम, ऐसे मान लेते हैं। तो एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब नियम चला आ रहा है, ठीक है, तो उसको Q बोल देते हैं। तो Q नाम का एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क करना पड़ा, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। इन्फिनिटी से एक चार्ज को, और चार्ज भी कौन सा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट का मतलब वन का, और यूनिट चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर लोकेट करना पड़े, रखना पड़े, तो उसको लाकर रखने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल की इसी तरीके से हम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय
बाई कैपिटल V एंड मैथमेटिकली V is equal to W upon Q। वर्क डन अपॉन का मतलब है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि वर्क डन पर यूनिट एनीथिंग, तो पर यूनिट एनीथिंग, वो जो भी एनीथिंग क्या है यहाँ पर चार्ज है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज कर देंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। बताइए वर्क डन की यूनिट क्या होती है, याद हो तो वर्क डन की यूनिट जूल, ठीक है। और चार्ज की यूनिट अभी बताइए कूलम, ठीक है। तो आप ये कहेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्या होगी, जूल अपॉन कूलम, यानी कि जूल पर कूलम और VOLTS वोल्ट्स। तो भाई ये एक अकेला ऐसा टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको डिनोट भी V से करते हैं, जिसकी यूनिट भी V है, V फॉर वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कॉमनली हम वोल्टेज कह देते हैं, सुना होगा घरों में, अगर लाइट बड़ी डिम हो गई तो वोल्टेज कम होगी, ठीक है। लाइट बड़ी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई, वोल्टेज तेज हो गई, ये आपने सुना होगा कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हम वोल्टेज भी बोल देते हैं, एक ही बात। तो V, इसको V से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और वोल्ट्स जो है वो उसकी SI यूनिट होती है, ठीक है। उसी को मैं जूल पर कूलम भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना कर लीजिए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। नेक्स्ट क्लास अब आपकी ना ट्यूसडे को होगी, कल संडे का ऑफ है और परसों होली की छुट्टी रखेंगे, तो 2 दिन की छुट्टी है, ट्यूसडे को आना, ट्यूसडे को साइंस ही करेंगे, ठीक है।